चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा। अब हमारा अगला पॉइंट है 11.5 स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, तो ये टाइटल हमको आज डिस्कस करना है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एक कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे, दैट इज नेम एज फ्लो लाइन। व्हाट इज फ्लो लाइन? फ्लो लाइन क्या होता है बेटा? देखो, एक पाइप है मेरे पास, ओके, और मैं कहूँगा कि ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, पानी का ड्रॉप है, ड्रॉपलेट है। जब इस पाइप में वो ट्रैवल करते हुए जा रहा है तो वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? तो उस पाथ को अपन क्या कहते हैं? फ्लो लाइन। द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल वाइल मूविंग इन द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड वाइल मूविंग इन अ ट्यूब, या जो भी कहा जाए इन अ स्ट्रीम। तो इस तरह से जो भी रास्ता अपना रहा होगा, जैसे मान लो कि ये पार्टिकल ऐसा भी जा सकता है कि ये पार्टिकल डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं गया होगा, ये ऐसा सब पूरा यूँ गया होगा आगे। तो ये पूरा जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ब्लू कलर में, है ना, ये वो है जो उसने असल रास्ता अपनाया है, उसने असल रास्ता अपनाया है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लो लाइन कहेंगे। इसी तरह से अब अगर सपोज करो कि मैं बोलता हूँ ठीक है, ये एक पाइप है मेरे पास, और अभी पार्टिकल फ़िलहाल जाते 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 यहाँ पर है, और मैंने यहाँ एक एरो बनाया, मैंने यहाँ एक एरो बनाया। अब ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि फ़िलहाल ये पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, उसका जो वेलोसिटी है पार्टिकल ऑफ फ्लूइड का, ये कौन सी डायरेक्शन में है ना। तो ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टिकल उसी रास्ते को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, एग्जैक्टली वो पक्का ज़रूरी नहीं है, कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग पैराबोलिक पाथ स्टडी करते थे ना, है ना, एक पार्टिकल है, मैं बोलूँ यहाँ पर है, तो आप यहाँ से क्या करते थे? एक टेंजेंट बनाते थे सीधा। आप कहते क्या थे कि ये इस पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मतलब पार्टिकल इधर जाने वाला है। अब वो ज़रूरी नहीं है, अगर कोई फोर्स आ गया तो क्या होता? वो नीचे की तरफ बेंड हो जाता, वो अपना रास्ता क्या कर देता? चेंज कर देता, बदल देता, है कि नहीं? तो वैसा ही बेटा, ये जो लाइन जो डायरेक्शन ऑफ आपका फ्लूइड बताती है, ऐसे कई सारी लाइंस होती हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रीम लाइन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन। ये समझ में आया आपको? अब ऑन दैट बेसिस हम लोग फ्लो को डिसाइड करते हैं, है ना, फ्लो ऑफ फ्लूइड को। अब फ्लो ऑफ फ्लूइड दो टाइप के होते हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये हम देखते हैं कि यहाँ पर दो टाइप के फ्लो ऑफ फ्लूइड होते हैं। एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होता है? हर एक लेयर फ्लूइड की एक स्मूथली एक दूसरे के ऊपर से ट्रैवल करती है, हर एक लेयर फ्लूइड की, है ना। धीरे धीरे आप देखेंगे ऊपर की लेयर से इस तरह से ट्रैवल करते हुए जाती है, कोई मसला नहीं। अगर मान लो कोई पार्टिकल है फ्लूइड का, जो मैंने फ्लूइड पे कोई छोटा सा पार्टिकल मैंने यहाँ रख दिया है, तो वो चुपचाप शांति से इस तरह से ट्रैवल करते हुए चला जाएगा। जैसे तुमने देखा होगा शांत बहती हुई नदी, उसमें अब छोटा सा पत्ता गिर जाता है अगर कोई, तो आप देखिए स्मूथली ऐसा ट्रैवल करता है ना, कोई बिना डिस्टर्बेंस, एक सीधी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। उसके नीचे वाली लेयर, पानी की लेयर जो नीचे वाली है ना, आपको शायद मालूम हो कि अलग अलग लेयर की स्पीड अलग अलग होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नीचे की लेयर जो है पानी की, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि पानी की नीचे वाली जो लेयर है उसकी स्पीड ज़्यादा है ना, आपको पता नहीं चलता, ऊपर से आप देख के ये चलता है कि अरे भाई ये तो बहुत ही शांत है, कोई मसला नहीं है ना। अक्सर ये जो नदियों में होता है, लोग लड़के लोग जाते घूमने फिरने, अरे कुछ नहीं है, ऐसी चाहे वैसी चाहे, जो यूँ डाले नीचे से उसने पैर को सीधा खींच डाला और लेके चला गया, है ना। तो अब ऐसा है कि अगर मान लो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, अगर, है ना, अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो है और आदमी अच्छा स्विमर है,
तो वो क्या करेगा, मतलब अपने आप को पूरी बॉडी को ऐसा एक्सपांड कर देगा, है ना, हल्का छोड़ देगा, तो वो आराम से इस लेयर पे ऐसा पूरा तैरते हुए जाएगा, है ना। कंडीशन क्या है, पहला स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोला था, अच्छा स्विमर हो। क्यों मालूम क्या, कि जब पानी में इंसान कूदता है तो हड़बड़ाहट से पहले मरता हूँ, है ना, कि आप अच्छा वो भी मैंने ये भी वर्ड डाला उसमें, अच्छा स्विमर हो, सिर्फ स्विमर होने से काम नहीं चलता, है ना। हाँ भाई, एक आध दुख का हमने 1-2 महीने का क्लासेस लगा लिए थे, सीख लिए थे, हम वो तो बेस्ट स्विमर बन गए। अरे नहीं रे बाबा, क्या होता कि जब आप अच्छे पानी में भी मान लो तुम जा रहे, एक आध बार सिचुएशन ऐसी आती है, हल्का सा पानी जब नाक में जाता ना तो अच्छा खासा उसमें पैनिक करने लग जाता, है ना। तो भैया ऐसा नहीं है कि अब बस हल्का फुल्का स्विमिंग सीख लिए, है ना, आप बहुत ज़बरदस्त आप कहीं भी कूदी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। हवा पानी और आग इसके साथ कभी खेल नहीं करना बोलते हैं ना। तो बिल्कुल हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर अगर एक अच्छा स्विमर हो तो ये बराबर ऐसा तैरते जाता है, क्योंकि हमारी अराउंड 1/3 बॉडी एक टेंडेंसी है उसकी कि वो हमेशा पानी के ऊपर रहे। हाँ, मगर उसमें कैसा, बॉडी को फैलाओ। अगर तुमने बॉडी को एकदम सीधा हॉरिजॉन्टल ऐसा वर्टिकल कर डाले, हाथ को ऊपर कर डाले, यूँ कर डाले, है ना। अब जैसे मालूम मैंने हाथ को यूँ करा, यूँ बचाने के लिए जनरली यूँ करते लोग हाथ, तो अब मेरा ये इतना हिस्सा पानी के ऊपर रहेगा, टेंडेंसी इसकी रहेगी, मुंडी तो चलेगी नहीं नीचे, है ना। तो ये मसला हो जाता है। तो उसमें कैसा है कि उसमें जानते स्विमर्स लोग इसको कैसे शांत में रखना। मगर मान लो कि अगर सिचुएशन ऐसी आ गई कि नदी में आ गई है बाढ़, है ना, तो अगर नदी में बाढ़ आ गई है तो ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। फिर क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या नज़र आया कि भैया ये जो वेव है आपकी वो कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, वो अपने पैटर्न्स को बार बार रैंडमली चेंज कर रही। तो अब अगर अच्छा स्विमर भी हो तो यूं जाके वो नीचे जाएगा पानी के अंदर, पानी के अंदर हो सकता 3-4 बार ऐसा गोल 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 वहीं घूमेगा, फिर शायद ऊपर आए, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद नीचे जाके पानी में 1-2 बार 2-2 गोल गोल घूमेगा वो, है ना। तो ये जो है फ्लडेड वाटर जो होता है, इस सिचुएशन के फ्लो को हम लोग कहते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टर्ब्यूलेंट फ्लो, है ना। यहाँ अच्छे अच्छे लोग जो है ना, यहाँ पर गड़बड़ कर जाते हैं, दम तोड़ बैठते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब पानी का भरोसा नहीं होता कि आपको कितना अंदर रखेगा, कितनी देर अंदर रखेगा, और ऐसा भी नहीं है कि भैया वो तुमको शांत रखा हुआ, वो बार बार गोल गोल घुमा रहा तुमको अंदर ही। जब गोल गोल घुमा रहा तो तुम्हारे को फिर भाई चक्कर आते, ये होता, बहुत सारी चीज़ें, पैनिक होता, इंसान सांस लेने की कोशिश करता, है ना, सांस लेने की कोशिश करता और सीधा पानी अंदर गया, वहीं पे काम खत्म, है ना। तो इसीलिए आइंदा से याद, अभी भी याद रखो, हमेशा याद रखो, कभी भी, है ना, ये नदियों का इसका खेल नहीं करना, चाहे कुछ भी हो। कोई भी कितना अच्छा स्विमर तुमको गारंटी भी दे क्या, अरे मैं हूँ ना तो कूद, ऐसे एडवांस बनने वाले बहुत लोग रहते, अरे मैं हूँ ना कूद, है ना, वो कभी कभार ऐसा होता वो भी साथ में जाता है ना। तो कभी चाहे कितना भी बोले, है ना, अपने अकल का इस्तेमाल करो, फालतू पने नहीं करने का, कोई भी बॉयज़ लोग स्पेशली, है ना, कितना कुछ भी बोले, ज़बरदस्ती की एडवांस पनी नहीं करना। आया समझ में। तो खैर आपने देखा ये टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो लिक्विड की लेयर होती है एक के ऊपर एक, वो स्मूथली फ्लो होके जाती है ना, वो कभी भी आपस में मिक्सअप नहीं होती। मगर वही लेयर आपके टर्बुलेंट फ्लो में कैसा हो जाता है, वो रैंडम हो जाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी वो जा सकता है। आया समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद हमको जाना है अगले कॉन्सेप्ट पे, क्रिटिकल वेलोसिटी। बट बिफोर दैट एक बार चलो रीड कर लो, उसको निकालो नोट्स। फिर अब हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। सबसे पहले तो हम आते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे, फिर बाद में जाएंगे रेनॉल्ड्स नंबर के कॉन्सेप्ट पे। द वेलोसिटी बियॉन्ड विच, एक वेलोसिटी बियॉन्ड विच a streamline flow becomes a turbulent flow is called as critical velocity। तो एक ऐसी वेलोसिटी जिसके बियॉन्ड, जिसका लेवल क्रॉस करने के बाद आपका जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो क्या बन जाता है, टर्ब्यूलेंट फ्लो बन जाता है।
तो हम लोग उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं बेटा, आपका क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, अब अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, अगर मैं कहीं पे या किसी पाइप में क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा? तो उसका फॉर्मूला है आर ईटा अपॉन रो डी, जहाँ पर आर क्या होता है बेटा? आर है ये रेनॉल्ड्स नंबर। ये क्या है बताते हैं थोड़ी देर में। तो ये है रेनॉल्ड्स नंबर। ईटा जो है ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो क्या आएगा बेटा? ये आएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड की डेंसिटी होती है। और डी क्या होता है? डायमीटर ऑफ पाइप। ये डी जो होता है ये डायमीटर ऑफ पाइप होता है। आई बात समझ में आपको? तो ये चारों फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, है ना, रेनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डायमीटर ऑफ पाइप। अब इससे ये चीज़ समझ में आती है कि अगर मैं देखता हूँ कि कोई फ्लूइड उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो भैया उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। यानी बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा, आपके स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल पानी में देखता हूँ, धीरे धीरे पहले तो पानी स्मूथली बह रहा था, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है, फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक लेवल क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा वो अनस्टेडी होता है ना। जैसे ही थोड़ा सा अनस्टेडी होने लग गया वो, तो हम बोलते हैं कि अब ये थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में, हल्का हल्का सा वो क्या है, स्टेडी भी है, हल्का हल्का टर्बुलेंस भी है। मगर जैसे ही वो अनस्टेडी नेचर में आ गया, तो हम बोलते हैं कि अच्छा कौन सी वेलोसिटी क्रॉस करने के बाद हुआ ये? तो बोले जो ये पर्टिकुलर वेलोसिटी क्रॉस करने के बाद 100 मीटर पर सेकंड क्रॉस करने के बाद इसमें थोड़ा सा अनस्टेडीनेस आ गया और स्ट्रीमलाइन फ्लो का नेचर खत्म हो गया। तो अब उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को तुम लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। लिक्विड के हिसाब से बदलते रहता है, और सिर्फ लिक्विड पे नहीं, आपके जो पाइप होता है उसके डायमीटर पे भी डिपेंड करता है। अब भाई तुम चलो भाई मान लो वजू करने जा रहे हैं, नल खोलते तुम एकदम हल्का सा बारीक से नल खोलते, एक स्मूथ धार बहती है कि नहीं, और फिर उसको तुम पूरा खोल दो, धर 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 पानी बहता है ना। अब आता अपने यहाँ आता था लोगों का पानी वेस्ट करने का, आया चलो ठीक है हाथ भाई, फिर बाद में यूँ यूँ ऐसा कर रहे, यूँ कर, पानी का चालू अच्छे से, है ना, वो मसा कर रहे, यूँ कर रहे, अरे भाई नल तो बंद कर दे, है ना। लोगों को इतनी समझ नहीं, फुल उस पर रखा और पूरा पानी बहना चालू। तुम देखते हो उसमें जो पानी का फ्लो रहता है, धर 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 जो फ्लो होता है, कोई एक प्रॉपर उसका सीक्वेंस होता है कि अपने फ्लूइड के पार्टिकल्स का? नहीं, रैंडम फ्लो होते हैं। वो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो। तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं, एक स्पीड क्रॉस करने के बाद आपका क्या होता है, आपका जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो में। तो हम लोग उसको कहते हैं, वो कौन सी वेलोसिटी थी? आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी। अब जैसे कि आपके सामने दो नई चीज़ें आई, एक एक करके हम लोग जाएंगे उसके ऊपर। सबसे पहले हम अपना फोकस करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, रेनॉल्ड्स नंबर, इट इज अ प्योर नंबर, it is a pure number which indicates type of flow in fluid। ये एक प्योर नंबर है जो इंडिकेट ये करता है कि इस फ्लूइड में किस टाइप का फ्लो हो रहा है फिलहाल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम है, अगर किसी फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम है, तो मैं ये कहता हूँ कि भैया ये अभी फ़िलहाल स्ट्रीम लाइन फ्लो में है। अच्छा ठीक है। फिर वहीं अगर किसी फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर 1000 से ज़्यादा है, रेनॉल्ड नंबर 1000 से ज़्यादा है मगर 2000 से कम है, तो वो हो जाता है अनस्टेडी फ्लो। वो कहलाता है कैसा फ्लो बेटा? अनस्टेडी फ्लो। ओके, वहीं अगर किसी फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज़्यादा निकलता है, तो अब ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है टर्बुलेंट फ्लो, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि वहाँ बाढ़ आ चुकी है।
उस जगह पे, उस नदी में बाढ़ आ गई है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि भाई ठीक है, कोई एक डैम का वर्कर है, यहाँ पर डैम का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो देखता है पूरा डैम का क्या सिचुएशन है, वो मॉनिटर करते रहता है लगातार, है ना। अब ऐसा है कि मान लो एक ज़िले का जो इंचार्ज होता है, कलेक्टर होता है, क्या डिसीजन लेना है, मान लो कि वो कलेक्टर ही लेगा। इवन डैम को लेकर भी शायद से ऐसा मान लो, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि कलेक्टर ही लेने वाला डिसीजन। अब ऐसा पानी की बारिश हो रही है लगातार, थोड़ा तूफानी है, तो भाई वो पूछेगा, कलेक्टर ये पूछेगा आपसे, वो डैम के इंचार्ज से, कि भाई क्या सिचुएशन है। तो पहले तो बोलेगा सर अभी कुछ खास नहीं है, खतरे के बाहर ही है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 900 आ रही है। अब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है 900 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, उससे कुछ मसला नहीं है, सब ओके है ना। फिर मान लो 2-3 घंटे के बाद पहुँचता है कि अभी क्या सिचुएशन है, तो वो बोलेगा सर अभी रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू थोड़ा सा 1200 के आसपास आ रही है। तो मतलब क्या हुआ कि अब वो स्ट्रीमलाइन फ्लो तो नहीं रहा, हल्का सा वार्निंग वाली सिचुएशन में आ गए अपन, मतलब 1200 आ गए। 1200 मतलब अब अनस्टडी फ्लो हो गया, ना ही वो पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन है, ना ही वो पूरी तरह से टर्बुलेंट है, मगर मामला बीच का है, कभी स्ट्रीमलाइन कभी टर्बुलेंट है। जैसे जैसे वो नंबर बढ़ते जाएगा, फिर वो जब देखेगा अरे रेनॉल्ड नंबर 1800 आ गया, फिर फ़ोन करके खुद बोलेगा लगता है अरे सर 1800 रेनॉल्ड नंबर आ गया, क्या करना है, सिचुएशन अब क्रिटिकल होने लग रही है। तो बोलेंगे रुक जाओ थोड़ा और देखते हैं। फिर जब वो बोलता है कि भाई सर रेनॉल्ड नंबर 2100 हो चुका है 2000 के ऊपर, मतलब अब क्या सिचुएशन है, बाढ़ की, एक अच्छी खासी बाढ़ आ रही है, टर्बुलेंट फ्लो है यहाँ से, और आगे हो सकता है ख़तरनाक हो जाए सिचुएशन, डैम के गेट टूट सकते हैं। तो फिर बोले अब क्या करना चाहिए, तो फिर वो बोलेगा सर, अब वो बोलेगा ऑर्डर देगा, एक काम करो डैम के जो गेट्स है उसको खोल दो, पानी के लेवल को थोड़ा कम करो। तो फिर वो वहाँ से पानी के डैम के गेट्स खोल के वो पानी के लेवल को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ताकि उसको कंट्रोल कर सकें। तो देखो इस तरह से कि आपकी फ्लो किस टाइप का हो रहा है, नंबर के थ्रू बता सकते हैं अपन, है ना। नंबर के थ्रू ये बता सकते हैं कि भाई कहाँ है ना। 1000 के नीचे है मतलब भैया कोई मसला नहीं, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। 1000 से 2000 के बीच में मतलब क्या हुआ कि थोड़ा मामला गड़बड़ है, और 2000 के ऊपर हो गया तो भाई मामला बहुत गड़बड़ है ना। यहाँ पर बाढ़ का वाला सिचुएशन आ चुका है, फ्लड वाली सिचुएशन है। आई बात समझे। तो रेनॉल्ड्स नंबर आपका ये डिसाइड करता है कि टाइप ऑफ फ्लो क्या रहेगा। ओके, तो चलिए फिर इसी तरह थ्योरी में क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर के कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। चलो, अब जैसा हमने कहा था कि मैं 2 नए नाम आए थे वहाँ पे, एक आया था रेनॉल्ड्स नंबर और एक ईटा का सिंबल था, जिसको हम लोग ने क्या नाम दिए थे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सबसे पहले तो विस्कोसिटी वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे जाएंगे। तो मेरा अब अगला टॉपिक जो है, मैं विस्कोसिटी को समझने को कोशिश कर रहा हूँ, है ना। वैसे विस्कोसिटी हम अपनी भाषा में तो गाढ़ापन बोलते हैं, लिक्विड का गाढ़ापन जो है, जैसे पानी बहुत ही कम विस्कस है, वहीं शहद बहुत ज़्यादा विस्कस है, गाढ़ा है। तो भाई हम लोग विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे साइंटिफिकली। देखो हमने देखा है एक फ्लूइड के अंदर, जैसे मैं नदी को अगर देखता हूँ, तो अगर ये नदी का किनारा है तो मैं क्या ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो उसकी बीच वाली लेयर है वो सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है। नदी के पानी में जो बीच वाली लेयर है वो सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है। और जैसे जैसे मैं किनारे पे जा रहा हूँ, तो भैया मैं ये देख रहा हूँ कि स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, कम होते चले जा रही है। तो बोले ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो, ये 5 दोस्त है, ओके। जैसे कि डॉट्स की साइज नजर आ रही है, वो दोस्तों की साइज है कि नहीं। देख सकते हैं जो एकदम किनारे पे है वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, है ना, और ये जो थोड़ा बीच पे थोड़े से दुबले हैं, और ये जो बीच वाला है सबसे, वो तो साला बहुत ही बारीक चिरिक है ना। एक आया, अब ये मान लो कि 5 के 5 है ना, वो हम साथ आते वाला हाथ ऐसे पकड़ के भागेंगे, है कि। अब जब वो भाई 5 के 5 भागेंगे, मतलब पूरी ताकत से भागना, तुमने पूरी ताकत से भागना। और जब ये पूरी ताकत से भागेंगे तो जाहिर बात है कि ये जो बंदा है ये सबसे ज़्यादा स्पीड से भागेगा, है ना, उसका वजन कम है भाई, अच्छे से भागेगा भाई। मगर जो बाकी के आखिरी के जो किनारे के बंदे है ना, थोड़ा सा वो आराम आराम से भागेंगे। तो अब आप देखेंगे कि वो सिचुएशन कुछ देर के बाद ऐसी हो जाएगी,
कुछ देर के बाद सिचुएशन ये ऐसी हो जाएगी, वो लोग का शेप ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा। अब देखो ये बंदे को क्या लगेगा कि ये मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है, इसको क्या लगेगा कि ये भी इसको क्या लगेगा कि ये मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है ना। सेंटर वाले को क्या लगेगा कि ये दोनों मेरे को पीछे खींच रहे। ये वाले को क्या लगेगा, ये वाला मेरे को पीछे खींच रहा। और अगर इससे भी कोई दो मोटे और होते जो किनारे पे, तो भैया उनको क्या, इसको क्या लगता कि ये उसको क्या कर रहा है, पीछे खींच रहा है। और ये जो पीछे खींच रहा है, पीछे खींचना, उसको क्या बोलते हैं, ड्रैग करना, है ना। और जो उसको फोर्स फील हो रहा होगा पीछे ऐसा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग फोर्स। वैसे ही सीन यहाँ होता है। जो नदी का जो बीच वाला पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा स्पीड से जाता है ना, मगर जैसे जैसे आप किनारे पे जाते हैं स्पीड कम होते जाते हैं। बोले क्यों ऐसा, जो किनारा है नदी का यानी ज़मीन, भैया वो क्या है, एकदम स्टेशनरी है। तो जब ये पानी से टकराते हुए जाएगा, ऐसा पानी की लेयर ऐसा घसते हुए जाएगी, तो जब ये घसते हुए जाएगी तो ये उस पर क्या करेगा, पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ड्रैगिंग फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होगी, मगर उसके बाजू वाले की स्पीड क्या थी, थोड़ा ज़्यादा थी उससे। तो फिर ये क्या करेगा, उसके ऊपर भी क्या करेगा, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, है ना, जो उसको पीछे की तरफ खींचेगा, तो जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। अच्छा, जैसे आप यहाँ जाते हैं तो आप इसको क्या फील होता है, अरे भैया ये वाला मुझे क्या कर रही है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड से चल रहा है ना। ये वाला बहुत फास्ट चल रहा है, ये वाला कैसा चल रहा है, थोड़ा स्लो स्पीड से चल रहा है। तो इसको इसके वजह से क्या फील होगा, ड्रैगिंग फोर्स। वहीं बीच वाली लेयर सबसे ज़्यादा स्पीड से भाग रही थी, तो जब बीच वाली लेयर सबसे ज़्यादा स्पीड से भाग रही थी तो क्या होगा कि इस बीच वाली लेयर को ऐसा लगेगा कि भैया ये वाली लेयर क्या कर रही है, इसको पीछे पकड़ के खींच रही, और उसकी स्पीड वो जो चाहता तो उस लेवल की स्पीड उसकी ना रह पाई। तो इस तरह का जो हर एक लेयर को ड्रैगिंग फोर्स पीछे की तरफ फील होता है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है विस्कोसिटी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which it experience a dragging force, it का नहीं बोलना पड़े, due to relative motion between layers, it experience a dragging force is called as viscosity, is called as viscosity, is called as viscosity। अरे अमजद, अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं बेटा, जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ता हूँ, जैसे जैसे मैं किनारे से सेंटर की तरफ मैं बढ़ता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि वेलोसिटी बढ़ते जा रही है और इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है हर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने पे। जैसे कि मैं बोलूँ किनारे के पानी की किनारे की स्पीड कितनी थी, वो बोले 0, कुछ भी नहीं थी, है ना। अच्छा, मैं बस मान लो 1 मीटर आगे गया, कितना गया, या 1 कदम आगे गया मैं। अब जब इसमें पानी डाल देना, पानी बोला इंक डाल देना, ठीक है। तो अब किनारे से मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर की तरफ 1 कदम आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ आपकी स्पीड बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ गई, है ना। अब कितनी स्पीड हो गई है, 5 मीटर पर सेकंड। सॉरी, यहाँ पर है ना, दरवाज़ा बंद कर दो कोई, अरे वहाँ पीछे वाले को नहीं बोलना। और फिर उसके बाद जब मैं और 1 कदम आगे बढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कितना, आपका 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार हो चुकी है। अब यानी अगेन कितने से बढ़ गई अपनी, 5 से। थोड़ा और 1 कदम आगे बढ़े तो अब की स्पीड कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड। कितने से बढ़ा, 5 से। और 1 कदम आगे बढ़ा, मैंने कितना देखा, स्पीड कितने बढ़ गई, 5 से, यानी अब कितनी हो चुकी है, 20, है ना, 20 मीटर पर सेकंड। तो आप क्या देख रहे हैं, हर एक कदम पे
हर एक एक कदम पे आप क्या देख रहे हैं, 5 5 5 5 की वैल्यू से स्पीड क्या हो रही, लगातार बढ़ रही। ये जो आप देख रहे हैं वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विथ डिस्टेंस, जब आप देखते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो हम लोग कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड with distance, change in velocity of fluid with distance is called as velocity gradient, is called as velocity gradient। मान लो रैंडमली मैंने एक लेयर पकड़ लिया, चलो ये वाली लेयर पकड़ा v, इसकी वेलोसिटी v थी, इसका डिस्टेंस x था। अगर इसकी लेयर की वेलोसिटी मान लो इनके बीच में जो वेलोसिटी के अंदर फ़र्क है वो dv है, तो मैं बोलूँगा ये कितनी आएंगे फिर v प्लस dv। और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करके गए थे आप, dx डिस्टेंस। अगर dx डिस्टेंस मैं आगे जाऊँगा, मैंने रैंडमली एक वेलोसिटी, एक लेयर पकड़ा, रैंडमली बीच की एक लेयर पकड़ा लिक्विड की, मैंने बोला भाई तेरी वेलोसिटी कितनी है, तो वो बोलेगा v, है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है x, अगर मैं dx डिस्टेंस आगे गया तो मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी, कितने से, dv से, कितने से, dv से। तो ये वाली लेयर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस dv। और वहीं अगर मैंने dx डिस्टेंस से पीछे गया तो क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, कितने से, dv से। तो भाई अगर मैं देखूंगा, देखो ये लेयर जो dx है, तो या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि भैया ये कितना है, तो ये है x प्लस dx। अच्छा ठीक है, और ये लेयर कितना है, तो ये है x माइनस dx, और ये वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी बेटा, v माइनस dv। आई बात समझ में। तो हमने देखा कि हाँ ठीक है भैया, वेलोसिटी v माइनस dv इस तरह से आ रहा है। ओके, अब ऐसा है कि जब मैं ये चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस, मतलब मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था dx, है ना, हर थोड़े थोड़े टुकड़े में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है dx, और उसमें वेलोसिटी कितने से चेंज होती है, dv से। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये वर्ड ग्रेडियंट तुम्हारे सामने पहली बार आया, मगर अब ये देखो बहुत बार आएगा। और किसी भी चीज़ के साथ वर्ड ग्रेडियंट लग जाए तो उसका मतलब समझ लेना, फलाना चीज़ का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे मैंने बोला वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस dv बाई dx। फोर्स ग्रेडियंट मतलब चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। एनर्जी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था विस्कोसिटी का। अभी हुआ नहीं, रुको 2 मिनट, मैं जब बोलूँगा तब एक साथ आपने पूरा स्टडी करना। अब बाद में न्यूटन्स लॉ करके आता है यहाँ पे। न्यूटन बाबा हर चैप्टर में कूद कूद के आ जाते, है ना, उनसे रहा नहीं जाता। उनने हर जगह अपना कुछ ना कुछ अपना नॉलेज वहाँ पर मेंशन किया ही है। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, द विस्कस फोर्स acting between any layers of fluid। तो कोई भी लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स एक्ट होता है, तो वो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to area of layers and the velocity gradient तो भैया जब भी कोई 2 लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स एक्ट होता है, तो विस्कस फोर्स वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो उन लेयर का एरिया ऑफ जो कांटेक्ट में है वो कितना है, बात समझ रहे हैं ना, दोनों लेयर्स का एरिया ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं बोलूँगा ये लेयर्स का एरिया कांटेक्ट में कम है, अब ये लेयर का एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट
उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स, और जितना ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स, है ना। तो इस पर से हम लोग कह सकते हैं कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV/dx। अब देखो ये बात को ध्यान में रखो, है ना। इसी कारण से ये कहा जाता है कि दलदल में जब आप फंस जाए तो अपनी बॉडी को ज़्यादा मत हिलाओ। अब जैसा फॉर एग्जांपल आप शांति से खड़े हो तो आपकी बॉडी पे, और आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को लिटा के धीरे धीरे पैर को निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो जो मड है, जो दलदल है, वो आप पे ज़्यादा फोर्स, विस्कस फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि ये जो दलदल का लेयर है वो उसकी वेलोसिटी 0 है और आपके पैरों की वेलोसिटी क्या है, मान लो कम है। तो आप धीरे धीरे पैरों को निकालेंगे दलदल में से, तो भैया आप पर ज़्यादा विस्कस फोर्स नहीं लगेगा। मगर तुम बहुत हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे, बहुत ज़्यादा पैरों को डुलाएंगे, हिलाएंगे, तो उससे क्या होगा, तुम ये ज़्यादा रब कर रहे हैं ना, तो उस पर क्या लगेगा, और विस्कस फोर्स लगेगा, वो और आपको रोकेगा, है ना। अगर आप एकदम से कोई चीज़ को निकालने, जैसे मैंने आपको एक पहले शायद किसी को स्टोरी सुनाया था, ये मैंने मेरे प्रोफेसर से सुना था, वो कितना सच है मुझे पता नहीं, बट एक है इस बारे में कि भाई एक बंदा दलदल में फंस गया था, है ना। उसने अमेरिका में 911 पे कॉल करके इमरजेंसी बुलाया, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें एक्टिव रहती, फटाफट हेलीकॉप्टर आ गया उसको छुड़ाने के लिए, है ना। अब जब वहाँ पर आया, उसकी बॉडी को रस्सी बांधे उन्होंने और झट से ऐसा खींचे, उन्होंने ज़्यादा तेज़ी से खींच डाले, तो भैया क्या हुआ, है ना, आधा नीचे दलदल में ही फंसा हुआ, है ना, आधा ऊपर निकल गया बेचारा। तो मारने आया था कि बचाने आया था पता नहीं उन्होंने, है ना। तो भैया अब सिचुएशन क्या हुआ कि भाई आपने बहुत तेज़ी से खींचने से मसला हो गया, अगर वही आराम आराम से खींचे होते इसको, है ना, तो वो निकल गया होता। मगर भैया आपने एकदम झटके से खींचे, तो एकदम से आपने वो करे तो विस्कस फोर्स एकदम से एक्ट हुआ, ज़्यादा वेलोसिटी आप ग्रेडियंट हो गया उसके अंदर चेंज, तो भैया विस्कस फोर्स एकदम से एक्ट हुआ, वो उसका मोशन भाई उल्टा उसने रेजिस्ट कर डाला। तो भाई हम लोग ये देखते हैं कि विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, पहले तो फिलहाल विस्कस फोर्स को इधर ला लो, ये एरिया सबको इधर लेके आ जाओ, dV/dx। ओके, तो अब अगर मैं एरिया की वैल्यू यहाँ पर डाल दूँ 1 मीटर स्क्वायर, dV/dx की वैल्यू क्या डालूँ 1 मीटर पर सेकेंड, या 1 इसका भी मीटर ही जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अगर मैं ये वैल्यू डाल दूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो FV के बराबर हो जाएगा, यानी विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा। इसमें से मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या है असल में, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स acting between two layers of fluid in contact, with एरिया की वैल्यू कितनी बेटा, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसका अगर मैं बोलूँगा ऐसा यूनिट बताओ किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो क्या आएगा, ये देखो न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, और dx का क्या रहेगा सिर्फ मीटर। तो मीटर और मीटर क्या हो जा रहा, कैंसर। तो भाई मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना, या फिर फोर्स अपॉन टाइम कुछ चलो ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अब इस पे से डायमेंशन बना लो इसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन बनाओ जरा, चलो बताओ क्या था डायमेंशन,
इसका क्या आएगा m1l1 t-2, मीटर स्क्वायर का क्या आएगा L2, और सेकंड का क्या आएगा नीचे L1, तो क्या हो जाएगा फिर m1l -1 t-3 आ रहा है कि -1 आ रहा, -1, रुको, m1l1 t-1 अपॉन L2, और नीचे क्या है सिर्फ सेकंड, तो सेकंड है तो t1 t-2 हो रहा हो, m1l-1 t-2, ये आपका नहीं यार -1 आना चाहिए, मैंने क्या गड़बड़ कर रहा हूँ यार। फोर्स का m1l1 t-2, अरे हाँ ये सेकंड जाएगा ऊपर, न्यूटन सेकंड पर मीटर, ये यूज गलत हो जा रहा है इक्वेशन, मीटर पर सेकंड है ना, तो ये चले जाएगा ऊपर, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, तो फिर ये यहाँ पर ये टी ऊपर आएगा, है ना, तो m1l1 t-2 और ये t1 और नीचे L2, तो कुल मिला के फिर हो जाएगा m1l-1 t-1। आया समझ में? तो ये था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कंसेप्ट, पढ़ लो। फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है बेटा? बहुत आसान सी चीज़ है। देखो ये हमारा एक, मैं लिक्विड का कॉलम इमेजिन करता हूँ जिसे पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, इमेजिन करो इसमें पूरा 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 क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, और इसमें मैंने क्या किया, एक छोटे से स्फेरिकल बॉल को जिसका रेडियस r है उसको ऐसा छोड़ दिया नीचे। तो अब जब ये क्या होगा, जब स्फेरिकल बॉल नीचे जाएगा तो ये फ्लूइड की लेयर्स, देखो ये फ्लूइड की लेयर जो है इसके साथ ये घसता हुआ जाएगा पूरा, तो ये फ्लूइड की लेयर इसको क्या लगाएंगी, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगाएगी। फ्लूइड की लेयर से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगाएंगे। तो स्टोक्स लॉ ये बताता है कि जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी एक फ्लूइड में नीचे से छोड़ दिया जाता है, जब वो ट्रैवल कर रहा होता है विद सम वेलोसिटी भी, तो जो उस पर विस्कस फोर्स लगेगा वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो हमको बताता है स्टोक्स लॉ। तो हम देखेंगे, व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी of radius small r moves with velocity small v in a fluid of coefficient of viscosity eta, then the viscous force acting on fluid can be given as, then the viscous force acting on fluid can be given as, the viscous force is directly proportional to eta r v। तीन बातों पर डिपेंड करता है। एक तो फ्लूइड का गाढ़ापन कितना है, जितना गाढ़ा फ्लूइड उतना ज़्यादा वो ड्रैगिंग फोर्स लगाएगा। एक तो फ्लूइड का रेडियस कितना है, और तीसरा कितनी वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा है। जितनी वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगा उतना ज़्यादा उस पर क्या लगेगा, विस्कस फोर्स। वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, विस्कस फोर्स बढ़ता चला जाएगा, जिसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साथ ऐसा लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। आई बात समझ में आपको? यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट को अभी कंप्लीट करते हैं। आज के टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैं कल ले लूँगा थ्योरी का, फिर इसकी और टर्मिनल वेलोसिटी की जो न्यूमेरिकल्स है वो अपन एक साथ कल ही कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।